हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? वेलकम टू कैरियर्स मेकर एकेडमी एंड आई एम शोभित पांडे एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 7 of electric potential. And now we are discussing electric potential energy of electric dipole when it is placed in a uniform electric field. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। कब? जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने का कोशिश करती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर मैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल पे रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी डाइपोल को टॉर्क अप्लाई करके। और अगर उस वर्क के अगेंस्ट में हम वर्क करें उसको वैसे ले जाने में तो हमारा वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो बच्चे नए हैं जिनको थोड़ा भूल गए हैं वो एक बार देख लें। मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर ये वाला सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है और इस पर वर्क डन करता है। ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन कहलाता है। ये तो इसको रिपेल कर देगा। अब अगर इस वर्क के अगेंस्ट में मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं या प्लस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन अगर मैं वर्क करता हूं इस चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में तो मेरा वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये आपको पता है। तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, इधर डबल पॉइंट चार्ज के लिए था। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। आ जाओ इधर, समझ गए फटाफट। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है? और ये कैसी है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह यहां पर हर जगह इनकी वैल्यू एक जैसी है, ठीक है क्लास? जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है वहां कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पे जा रही है वहां कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? बेसिक बातें हैं। अब मैंने यहां पे रखा एक डाइपोल, ये रहा मेरा डाइपोल। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये नेगेटिव क्यू चार्ज। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F प्लस क्यू ई और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में F माइनस क्यू ई। पता है ना सब? F माइनस का क्यू ई टू। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है डाइपोल का? ये माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पी। ये कौन सा एंगल है? थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन द टॉर्क इन इट्स डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना है क्लास डाइपोल पे? 0। जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर, पढ़ा चुका हूं। जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर, नेट फोर्स 0। तो ये ट्रांसलेशन मोशन यानी कि लीनियर मोशन नहीं करेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। अब क्या होगा? अब इस पे लगता है टॉर्क। टॉर्क कौन? टॉर्क अंकल लगते हैं। टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? P E sin थीटा। और ये करेगा क्या? मतलब कैसे लगेगा? ये लगेगा क्लॉकवाइज। देख लो, क्लॉकवाइज को रोटेशन मिलेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन या प्लस, ये इधर नहीं, इधर क्योंकि ये जनरल चीजें आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा उसके अगेंस्ट में जब हम वर्क करेंगे तो हमारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना भाई? जी हाँ। अब सवाल ये है कि वर्क डन निकालें कैसे? तो एक बात बताओ मेरे को, मैं इसको रोटेट करता हूं, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। ये एंगल मान लो θ1 है और ये एंगल मान लो आप θ2 है।
डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर कर देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्लास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क डन, देखो वर्क डन के बहुत सारे फोर्स होते हैं तो फॉर्मूले होते हैं। वर्क डन का यहाँ पर फॉर्मूला काम आएगा एफ डॉट डी एस का एंगुलर फॉर्म। ये तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए है। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल मोशन जो होगा उसमें वर्क डन का एंगुलर फॉर्म। अब फोर्स का एंगुलर फॉर्म क्या होता है क्लास? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये लग गया डी थीटा। अब ये बताओ कि अगर थीटा कांस्टेंट है तो ऐसे वर्क डन हो जाएगा, टॉर्क इनटू थीटा। क्या यहां पर थीटा वास्तव में कांस्टेंट है? नहीं सर, ये तो चेंज हो रहा है। पहले थीटा 1 था, अब थीटा 2 हो गया। तो हमको रोटेट करना है, रोटेट, ROTAT, रोटेट, भूल जाता हूं यार, द डाइपोल, POL, क्या हो गया यार मेरे को, डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमको चेंज करना है एंगल, तो डी थीटा लगा। तो अब मेरे को पूरा वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर गड़बड़ करते हैं कई बच्चों की, 90% बच्चे। एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। या कॉस थीटा नहीं लगाओ तो दोनों के ऊपर वेक्टर लगाओ। तो इसके एंगुलर फॉर्म में भी क्या आएगा क्लास? कॉस थीटा आएगा। समझ रहे हो बात को? अब ये वाला वर्क डन है कौन सा? ये वाला वर्क डन है इलेक्ट्रिक फोर्स वाला वर्क डन। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, टॉर्क डॉट डी थीटा कॉस थीटा। अब ये बताओ मेरे को क्या है कॉस थीटा है कितना? बताओ। कॉस थीटा देखो, ये जो टॉर्क है, अच्छा किसके बीच का एंगल है ये? सोचो, कॉस थीटा किस किस के बीच में लग रहा है? टॉर्क और डी थीटा, मतलब टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? टॉर्क कैसे लग रहा है साहब? क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसे लग रहा है? ये देखो, टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है। टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज। और हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे करवाया है? थीटा 1 से थीटा 2, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये लग रहा है टॉर्क, ये हुआ क्लॉकवाइज। और थीटा 1 पहले ये था, अब थीटा 2 यहां पहुंच गया, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल का अंतर हुआ? 180 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री। अभी मेरी बात समझ में आई आपको कि ये टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल कितना है? 180। cos 180 रखते ही -1 हो जाता है। तो वर्क डन यहाँ पे 180 रखेंगे यहाँ पर। तो W इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो हो जाएगा टॉर्क डॉट डी थीटा -1, cos 180 -1। तो ये -1 यहां लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य माइनस टॉर्क डॉट डी थीटा। समझ में आया आपको? ना इस फॉर्मूले को मैं अब यहां पे लिखता हूं क्योंकि अब मेरे को एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, हालांकि बाद में माइनस लगाना है उस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। अभी अपन पहले ये निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य माइनस टॉर्क डॉट डी थीटा। अब डी थीटा का मतलब क्या है कि थीटा चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी, या अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखते, अभी तो अपन ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस बाहर। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P E sin थीटा डॉट डी थीटा। माइनस चल रहा है बाहर, कहां से कहां तक हुआ मामला? थीटा 1 से थीटा 2 तक। अभी बात समझ में आई। कई बच्चे अगर उस स्टेप को नहीं करेंगे तो वो डायरेक्ट, अगर मतलब ये cos थीटा नहीं लिखे, अगर कई बच्चे ये स्टेप नहीं किया तो माइनस का प्लस का अंतर रहेगा और गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। क्योंकि तुम्हें पता है प्लस माइनस की वजह से पूरा गेम चेंज होगा, है ना। अब ये P कैसा है? मतलब P क्या है? P से डायपोल मोमेंट क्या कांस्टेंट है क्या? P होता क्या है? यहाँ पे देखें अपन, P क्या होता है? P होता है Q into 2A। चार्ज कांस्टेंट है, यस सर। बीच का डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट। तो P कैसा? कांस्टेंट। E इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसी, मतलब चेंज हो रही है क्या? नो सर। मतलब कैसी? कांस्टेंट।
तो क्या है, दोनों वायु बिंदु कांस्टेंट है। यस सर, दोनों को उठा के बाहर ले आए। पीई क्या चेंज हो रहा है सर, थीटा। ये थीटा किसके बीच का है, पी और ई के बीच का। हाँ या ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उनके बीच में क्या है, एंगल है साहब थीटा, जिसको हमने थीटा वन और थीटा टू रखा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। समझते चलो, है ना। तो ये हुआ अपन का माइनस पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू माइनस कॉस थीटा, और ये हुआ थीटा वन से थीटा। बात समझ में आई। अब ये माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस पी कॉस और अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा वन लोअर लिमिट। ये वर्क डन कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क। बट अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चलूं और उस कंसेप्ट को देखकर चलूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब फिर से इसके आगे माइनस लगेगा और पीई cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो क्या क्या हुआ वो समझ लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने उसके अंदर डाइपोल रखा एक एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगी क्लॉकवाइज और उस डाइपोल को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का कोशिश करेगी। हमने क्या किया, हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमने तो वर्क डन किया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है वो अगर अपन निकालना चाहें तो वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब टॉर्क लगाया और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसके बीच का एंगल कितना है, 180 cos 180 माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य ये था। इसमें टॉर्क की वैल्यू रखी फिर हमने और फिर से इस प्रोसीजर को किया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य इतना है। वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन था, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है तो ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो होगा, मतलब माइनस लगा दे, उस वर्क के अगेंस्ट में जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मैंने कहता ना, नेचुरल वर्क के अगेंस्ट में जब वर्क होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। 11th में पढ़ा है ना, जैसे कि अगर मैं किसी पेन को छोड़ता हूं तो धरती में ये ग्रेविटी नीचे लगानी है, उसके अगेंस्ट में जब मैं वर्क करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचुरल वर्क डन क्या है, ऐसे, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस वर्क के अगेंस्ट में, तो मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने से क्या हुआ, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन गया। समझ में आई आपको बात। तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इस पूरे को आप टिप टाप लो। एंगल वेंगल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। 2 बार एंगल का यूज होता है, एक बार वहां cos थीटा लेते हैं और एक बार यहाँ पर sin थीटा लेते हैं। ठीक है, इसको उतारिए है। पर अब ये पूरा नहीं हुआ है, रोके, तसल्ली है ना, अब ये पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अभी सुनना, इसमें एक बारीक सी चीज बची, काफी बारीक, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक प्लेस तक लाने में उस पर जो वर्क डन होता है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। कहां से लाने पर, इनफाइनाइट से। कहां तक, किसी एक पॉइंट तक। तो सर यहां पर तो डाइपोल को कहीं से लाए ही नहीं है। ये अब सुनो, अब दिमाग का काम अब चालू हुआ है ना, अब लॉजिकल आपका काम अब चालू हुआ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर कोई एक चार्ज, ये कैपिटल Q था और एक टेस्ट चार्ज की इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, तो उसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा यहां पर। इनफाइनाइट से क्यों लाए, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी थी अपन ने, 0 मानी थी।
इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको आप इनफाइनाइट रख दोगे तो पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, जीरो। याद आया आपको, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, जीरो हो गई। अच्छा, मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात करता हूं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन ले लेंगे इनफाइनाइट पे, जो कि होती है जीरो। तो अपन की बेसिकली ये चीज आ जाती है। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो बस ये बचता है। अब इस चीज को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करता हूं। अपने पास जो डाइपोल था वो कहां था, ये रहा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बच जा भैया ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये अपने डाइपोल अंकल थे, बहुत बढ़िया थी। ये माइनस क्यू था, ये नहीं, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, है ना। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो आई है माइनस ही आया ना, हाँ, पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब सवाल ये है कि इसमें अपन ने वो कंसेप्ट अभी तक लगाया नहीं है कि इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, वो तो आया ही नहीं, अब आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ कि इसमें से ये थीटा 2 एंगल है और ये थीटा 1 एंगल है, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पर जीरो हो जाएगी। कॉस कहां पे जीरो होता है, कॉस थीटा जीरो जब होता है तो थीटा होता है 90। तो अगर मैं ये मानूं कि शुरुआत में एंगल 90 डिग्री है, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी क्लास, जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा ना वहां पे। तो ये वैसा ही केस बन गया कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, जीरो थी। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अपन ने शुरुआत में वो पोटेंशियल एनर्जी ली या वो पॉइंट लिया जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब भी अपन एग्जैक्टली वही काम करेंगे, अपन मानेंगे कि इनिशियली डाइपोल जो रखा हुआ होगा वो परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा। ये P और ये E कितना एंगल हो रखा है क्लास, 90। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ता है। ये फिजिक्स में आपको नई डायरेक्शंस बताएगा, नई चीजें सिखाएगा। क्या सिखाया आपको, अपन ने फिजिक्स में अभी तक ये जो पढ़ा, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक अजम्पशन की जरूरत है। वो अजम्पशन क्या है कि मान लो कि शुरुआत में एंगल 90 डिग्री है, किस किस के बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सवाल आता है क्यों मान लें सर, क्योंकि 90 डिग्री अगर अपन रखते हैं एंगल, तो cos 90 यहां पर हो जाएगा जीरो। cos 90 जीरो हो गया, मतलब इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, शुरुआत में इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। यही लिया जाता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री एंगल इज जीरो। तो क्या अपन का वही उद्देश्य पूरा हुआ कि हमने डाइपोल को वहां से घुमाना चालू किया जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो। जैसे कि मैं चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक। इनफाइनाइट से क्यों लेकर आया, क्योंकि भाई साहब उसकी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अब अपन कहां से रोटेट करना चालू करेंगे, 90 डिग्री से। सर 90 से क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अब अपन ने अज्यूम जो किया है वो क्या किया है, वो सुनो। लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 और एट 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो अभी ये लेट जो किया वो समझ में आया, क्यों किया है, क्योंकि इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और अपन को यही कंडीशन चाहिए होती है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस Pe cos थीटा 2 माइनस cos 90। cos 90 जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अब ये कितने एंगल पर आ रहा है, थीटा 2 पर। मतलब शुरुआत कहां से हुई, ये एंगल थीटा 1 था
और मैं इसको कहां से कहां तक लेकर जाऊंगा, थीटा 2 तक। तो थीटा 1 तो हट ही गया, अब आपका थीटा 2 बचा। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन लिखेंगे थीटा 2 या यू थीटा 2 इज कॉल्ड माइनस पीई कॉस थीटा 2। अब आपके पास कभी भी, अच्छा ये थीटा किस किस के बीच का हो जाएगा, ई और पी के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एंगल हो गया है। बात समझ में आई? अच्छा अब जरूरी नहीं है कि इसको मैं थीटा 2 लिखूं, क्योंकि थीटा 1 तो 0 हो ही गया है, तो इसको अपन सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। कि अगर मैं किसी डाइपोल को किसी एंगल पर घुमाता हूं तो पहले मैं ये मान लूंगा कि वो 90 पर है, उसके बाद मैं वहां से घुमाऊंगा, तो जितने भी एंगल पे घुमाऊंगा वो एंगल है अपन का थीटा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो अपन की पोटेंशियल, ये लिख देता हूं यार, थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है, कॉस एंगल है। अच्छा कॉस एंगल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कॉस एंगल का मतलब है, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ पोटेंशियल, यहाँ पर बात करूंगा पोटेंशियल की थीटा पर, तो हो गया पी डॉट ई, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो कॉस थीटा लगता है, माइनस भी लगेगा, माइनस को एज इट इज रखा, पी ई को हटाया और कॉस थीटा लगा दिया, क्योंकि एंगल ये किस किस के बीच का है, पी और ई के बीच का है, और दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अपने आप में एक स्केलर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में स्केलर है, ये आपको पता है। तो ये अपन का फॉर्मूला किस चीज का ऑब्टेन हुआ क्लास, ये अपन का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ, जो कि किसी एक एंगल पर होती है अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख। समझ में आया? मिटा दो इसको। चलो अभी बात समझ में आती जा रही है आप लोगों को, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कब, जब मैं उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, कितना हो जाएगा, पीई कॉस थीटा माइनस के साथ, पीई कॉस थीटा माइनस के साथ, पीई कॉस थीटा माइनस के साथ। अच्छा टॉर्क कितना होता था, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क होता था पी ई साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई। तो दोनों को एक साथ देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हमेशा यूनिफॉर्म है। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही नहीं है, तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो जितना फोर्स उधर उतना फोर्स उधर, नेट फोर्स कितना होगा अपन का, 0 होगा। और ये टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। 2-3 चीजें मैं यहाँ इन सब चीजों को आप लोग लिख लो साइड में कहीं पर, और मैं भी चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, फिर आप लोग कुछ केसेस को करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ टॉर्क को लिखेंगे पी ई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस का पी ई कॉस थीटा, और फोर्स हमेशा, नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0। अब इस चीज को तो अपन ब्लॉक में बंद कर देते हैं, अब कुछ और चीजें सीखते हैं जिससे आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन हो चुकी है, जो अपन का माइनस पी कॉस थीटा आया है व्हेन द थीटा 1 इज 90, मतलब इनिशियली अगर 90 पर वो रखा हुआ हो, क्योंकि 90 पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अच्छा अब और आगे बढ़ते, कुछ केसेस हैं जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, और कंपटीशन में इस पर स्टेबल अनस्टेबल पर क्वेश्चन आते हैं। तो पानी वानी पिया हो आराम से, आगे बढ़ते हैं। देखो केस नंबर 1, पुलिस केस नहीं है, हाँ केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन पी एंड ई, बिटवीन पी, या चलो पहले काम करते हैं 90 डिग्री का करते हैं, 90 डिग्री बिटवीन पी एंड ई, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायरेक्शन, अरे राम 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 पी की, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अब बताओ फोर्स कितना, तो आपका वैसे फोर्स तो 0 ही रहेगा, बिल्कुल सही, नेट फोर्स हमेशा 0, इस पर इधर, इस पर इधर, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, नेट फोर्स कितना, 0। टॉर्क कितना होगा, पीई साइन 90, पीई साइन 90, 90 एंगल है, तो टॉर्क हो गया पी डॉट ई। साइन 90 कैसा होता है क्लास, मैक्सिमम 1 होता है,
साइन 90 कैसा होता है? मैक्सिमम। क्या उस साइन 90 की वैल्यू होती है 1? क्या उससे ज्यादा वैल्यू आती है कभी साइन की? नहीं। तो साइन कैसा हुआ? मैक्सिमम। तो टॉर्क कैसा लग रहा है? मैक्सिमम। क्यों? इस समय मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ऐसे खड़ा हुआ है, तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा इसको कोशिश करनी पड़ेगी ऐसे घुमाने। तो सबसे ज्यादा टॉर्क कब लग रहा है क्लास? जब अपन के पास 90 डिग्री पर ये रखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। माइनस पीई कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? याद करो अपन ने θ1 कितना लिया था? 90। मतलब शुरुआत में क्या रखा हुआ है? 90 पे। θ2 कितना ले रहे हैं अपन? 90। मतलब जहां पे पहले था वहीं पे अब है। हमने कोई वर्क किया? नहीं किया। जब हमने वर्क ही नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही नहीं। शुरुआत में कैसा रखा हुआ था? 90 डिग्री पे। θ1 अपन ने 90 लिया था। अब θ2 भी कैसा लेना है अपन को? 90। तो शुरुआत में जहां था डाइपोल अब भी वहां है। तो क्या हमने कोई वर्क किया? नहीं किया। जब वर्क नहीं किया तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ये केस नंबर 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। ज्यादा खास नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है, इसको आप बता। ठीक है, अब अपन करते हैं केस 2 पे काम। हाँ, अब केस 2 और केस 3 कंपटीशन में आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं और बोर्ड में भी। तो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 है थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन पी एंड ई। कितना एंगल है? 0 डिग्री। मतलब इसको अपन मीन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं क्लास। मीन पोजीशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल पी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डाइपोल मोमेंट भी इधर है। थीटा कितना हुआ? 0। इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अब एक एक करके काम करते हैं इस पे। देखिए टॉर्क कितना, सॉरी सबसे पहले फोर्स कितना? तो नेट फोर्स देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको इधर खींचेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स 0। ठीक, चलो टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। थीटा कितना है? 0। तो टॉर्क में मैंने रखा पीई साइन 0। तो साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क लगा 0 मिनिमम। क्यों सर मिनिमम? क्यों? क्या टॉर्क लगता क्यों है? टॉर्क इसलिए लगता है ताकि डाइपोल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर आए। क्या ऑलरेडी डायरेक्शन में ही है? यस सर। तो टॉर्क लगाने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा होता है। और यहां पर थीटा कितना है? 0 है। थीटा 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos 0, cos 0 1 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी है मिनिमम। कैसी है क्लास? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी इससे कम संभव ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इससे कम संभव ही नहीं है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात को समझो अच्छी तरह। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो इस पे क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। तो क्या कोई ट्रांसलेशन मोशन होगा? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं? नहीं होगा। ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। टॉर्क कैसा है? सर टॉर्क भी 0 है। तो क्या कोई रोटेशन होगा? नहीं होगा। तो इस कंडीशन में लीनियर एंड रोटेशन बोथ, rotation, linear and rotation is not possible in this condition. So it is in mechanical equilibrium. मैकेनिकली ना चल रहा है ना घूम रहा है, इक्विलिब्रियम में। इस कंडीशन को कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या कंडीशन कहलाती है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बोला है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाता जाता है। अभी समझाता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा नेगेटिव है। इससे ज्यादा नेगेटिव पॉसिबल नहीं थी, तो ये 100% स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है,
इसका थर्ड केस और समझ लो तो मैं एक साथ तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल का गेम समझा दूंगा। केस नंबर 3, केस 3 है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बिटवीन P एंड E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये हुआ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा कितना दिख रहा है अपन को 180, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। फोर्स कितना, अब फिर से कहोगे सर फोर्स तो जीरो ही रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। टॉर्क कितना, P E sin 180, sin 180 कितना होता है, अगेन जीरो। सुन लो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। अब बीबी इक्विलिब्रियम में, अब बीबी इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ना क्लास। अब अपन बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है क्लास, -1। तो U इज इक्वल्स टू माइनस पीई -1, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हुआ, अब देखो इस कंडीशन में भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में था बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। इस कंडीशन में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो है, बट इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। इसको आप इस तरीके से समझते हैं, इसको आपको मैं समझा रहा हूं कि ये इस समय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तो है बट ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है। अभी समझना, ठीक है। मैं आपको इसको आप उतार लीजिए, मैं आपको यहां साइड में समझा रहा हूं, है ना, बात को समझना मेरी। 11th क्लास में एक एग्जांपल था, ये बॉल है, समझ रहा, ये बॉल है, ये सरफेस पर एक वॉच ग्लास के ऊपर रखी हुई है। वॉच ग्लास समझते हो ना, एक गोला बॉल कुछ भी लेना, उसके अंदर रखी हुई है। इसकी इस समय हाइट कितनी है, 0। तो m हाइट कितना है इसका, 0। तो m g h में h 0, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, यानी कि मिनिमम, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसी है इसकी, इस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं ऊपर, ऐसे लेके जाता हूं, ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे आएगा, इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ? हाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है और कुछ देर बाद आ जाता है, जैसा कि इसमें हो रहा था। अभी सब इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो अभी पॉज करके पहले इसको उतार, ठीक है, उतार लिया। अब समझो इस कंडीशन को, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि मैं आपको समझाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल था 0, ये नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, यहां कहीं नेगेटिव होंगे, यहां कहीं पॉजिटिव होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं इसकी मीन पोजीशन से, जैसे कि मैंने इस बॉल को, जो यहां पर बॉल रखी थी, उसको डिस्प्लेस किया, तो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर, इसको थोड़ा सा नीचे किया, समझ रहे हो बात को, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे किया, तो जैसे ये थोड़ा सा ऐसे हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर वापस फुल टॉर्क लगाया होगा और इसको नीचे कर दिया होगा। ऐसे था, मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको वापस तुरंत नीचे कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन इन दिस डायरेक्शन, जैसा कि यहां हो रहा है। अगर मैं इस बॉल को ऊपर लेकर जाता हूं तो वापस ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आ रही और मीन पोजीशन पे आके रख देती। तो इस समय इसकी मीन पोजीशन पे आने के बाद हाइट कितना हो गया, 0, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। क्लियर? तो जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जिस पोजीशन में वो है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। वो मीन पोजीशन पे था, वो मीन पोजीशन में ही रहना चाहेगा। दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है क्लास, मिनिमम होती है। अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क वापस लगाएगी और उसको तुरंत स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी मीन पोजीशन में लेकर आएगी। अब आते हैं यहाँ पर इस कंडीशन के ऊपर, ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो है पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेरी बात को समझो, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है, इसीलिए कोई भी चीज, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब उसका हाइट भी मैक्सिमम है। अगर मैं वॉच ग्लास के एग्जांपल से समझाऊं, अगर एक बॉल को मैं यहां रख देता हूं, इसी बॉल को यहां रख देता हूं, तो क्या ये मैक्सिमम हाइट पे है? यस सर। तो क्या mgh मैक्सिमम होगा? यस सर। अब अगर मैं इसको नीचे छोड़ता हूं तो क्या ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे कभी आ सकता है? नो सर, 11th क्लास का एग्जांपल है। तो क्या ये कभी मीन पोजीशन पे आ सकता है? नहीं सर, ये तो नीचे ही जाएगा। तो क्या ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया जहां पे था? नहीं। पर क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ? अनस्टेबल, है ना। अभी मैं इसका भी आपको ऐसा ही डायग्राम बता रहा हूं, अभी इसको भी अपन ऐसे ही समझते हैं, अनस्टेबल वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया है। समझ रहे हो बात को? बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा, ये अपना क्या जा रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये पॉजिटिव चार्ज इधर, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये P और ये P। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मैं इसको इधर लेकर गया और इसको इधर लेकर गया, इधर कैसे चार्ज है? नेगेटिव, और इधर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। अब इमेजिन करो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव से बार बार क्या चाह रहा होगा? रिपल्शन। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव से क्या कर रहा होगा? रिपल्शन। तो ये इस तरीके से तो बैठे हैं, पर क्या इस तरीके से खुश है? इस नेगेटिव को इधर से रिपल्शन मिल रहा है, इस पॉजिटिव को इधर से रिपल्शन मिल रहा है। तो ये रखा तो हुआ था, पर ये अपने जीवन में खुश नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ से रिपेल हो रहा है। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया और थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया, तो इसकी पोजीशन अब कैसी हो गई? ऐसी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताओ क्या होगा? ये मीन पोजीशन पे आएगा क्या वापस? नहीं, ये तो इसको पूरा रिपेल करना। भाई तो इतना हो गया है, तो अब तो फटाफट ड्र ऐसे हो जाए। ऐसे था, ये नेगेटिव चार्ज इधर था, हल्का सा अपन ने ऐसे रोटेट किया, क्या वापस ऐसे आएगा? नहीं, ये रिपेल करेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे। कुछ देर बाद ये आपको नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर ऐसे हो जाएगा। तो शुरुआत इसकी थी, ये इक्विलिब्रियम में था, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में था, पर अपने जीवन में कुछ नहीं था। जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट किया, इसमें पूरा टॉर्क लगा और पूरा रोटेशन हुआ, इसलिए इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। अपन को इस पर कैसा वर्क करना पड़ेगा? मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। मैक्सिमम वर्क बोले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो होप सो समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन है। दो इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल और वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर अपन यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल में है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है क्या? तो अपन ने ये भी समझ लिया। चलो अब अपन कुछ और चीजों में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कंसेप्ट पूरा हो गया है आपका, पर मैं एक चीज बता देता हूँ, आपकी बुक में अलग से शायद दे रखा है, कई किताबों में दे रखा है, कई में नहीं दे रखा है। पढ़ लेते हैं। वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है क्लास, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि दोनों वर्क डन अपन समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इन थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी का है Pe cos थीटा, Pe cos थीटा। ये बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब थीटा 2 एंगल पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अच्छा, या माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या प्लस वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
ठीक, ये भी अपन को याद रखना है, ये दोनों ही चीज अपन को याद रखनी है। अच्छा ये क्या होता है, क्वेश्चन वगैरह करने के लिए पॉइंट याद रखना पड़ेगा, डेल्टा माइनस। अगर मैं भाई माइनस का इससे और इससे मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये वाली टर्म माइनस हो गई, ये वाली टर्म अगर माइनस हो गई मतलब माइनस यू थीटा 2 माइनस थीटा 1, और एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, प्लस डेल्टा यू यानी कि प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये अगर आप लोग याद रख लो तो कोई न्यूमेरिकल आप लोग नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। सारे क्वेश्चन आपके इसी से हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो उन क्वेश्चन को अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे भी नहीं है, पर आपको बेसिक्स आ जाएंगे, बेसिक्स आ जाएंगे। तो देखो अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन करके लेकर चलते हैं। क्या अपन को एक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाना है, ऐसे आया क्वेश्चन, एंगल वेंगल नहीं दिया, उसने दिया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इस स्टेबल पोजीशन। अब स्टेबल पोजीशन अपन ने क्या मानी हुई है, थीटा इक्वल्स टू 0 टू अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 180। तो ये थीटा 2 या थीटा 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल, मतलब शुरुआत में वो स्टेबल है, अपन को अनस्टेबल लेके जाना है। मतलब ये मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो शुरुआत में डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पी ऐसे, ये शुरुआती कंडीशन है। तो थीटा 1 कितना है 0, और अपन को लेकर कैसे जाना है, ऐसे, इसको रोटेट कर देना 180 डिग्री से, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना, ये इधर ई और ये इधर पी, ये इधर ई और ये इधर पी, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये कंडीशन। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, प्लस एक्सटर्नल वर्क, यानी कि यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। यू थीटा 2 मतलब माइनस का पी कॉस थीटा 2 माइनस, फिर देखो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस, ये वाला माइनस, फिर से ये वाला माइनस लगाया, पी कॉस थीटा 1। बात समझ में आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस है क्लास, माइनस पी कॉस थीटा 2 कितना अपन का, थीटा 2 180 डिग्री कॉस 180, ठीक है, माइनस माइनस पी कॉस 0 डिग्री। अब cos 180 कितना होता है क्लास, cos 180 होता है -1, बात समझे, cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस पीई -1, ये इधर हो गया, माइनस माइनस cos 0 कितना होता है 1, समझ में आ गया। ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस पीई, ये माइनस और ये माइनस प्लस पीई, तो योर आंसर इज 2p। कितना पोटेंशियल एनर्जी 2p। तो अगर मैं किसी डाइपोल को उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके जाता हूं तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, प्लस 2p, ठीक है ना। अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी में मैं आपको अंतर बता चुका हूं, अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला, लास्ट वीडियो को देख लेना अगर नहीं पता हो तो, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और खोल देगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहना धीरे धीरे। देखो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आंटी है, ये डाइपोल हम तो रखे हुए थे, नेगेटिव पॉजिटिव, एंगल था 60 डिग्री, एंड अपन ने इसको रोटेट किया, अपन ने क्या किया, इसको रोटेट किया और मैं इसको यहां तक लेकर गया, ये नेगेटिव क्यों, ये पॉजिटिव है ना, यहां रोटेट हुआ, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, कंपटीशन में, दोनों ही जगह। ये डाइपोल था पहले माइनस क्यू प्लस क्यू, हमने इसको रोटेट किया, ये पॉजिटिव क्यू यहां पहुंच गया, ये नेगेटिव क्यू यहां पहुंच गया। पहले एंगल 60 था, बाद में भी एंगल 60 है, तो अब मतलब बाद में एंगल इस साइड 60 है,
तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले देखो θ1 कितना है, θ1 60 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायपोल मोमेंट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये, डायपोल मोमेंट ये, शुरुआत में एंगल कितना 60 डिग्री। अब बाद में डायपोल कहां पहुंच गया, बाद में डायपोल ये रहा, तो बाद में डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। अब कितना एंगल है देखो, पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये 60 हटा दिया और अब यहां से यहां तक का एंगल कितना हुआ, तो 180 में से ये वाला 60 हटा दो आप, 120 डिग्री। देखो दोबारा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ तो ओवरलैप हो गया। शुरुआत में इधर 60 पे था, ये पूरा एंगल कितना होता है 180। अब मैंने यहां तक पहुंचा दिया, ये एंगल भी 60 है। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का बाद में एंगल कितना हो गया 120। भाई 180 में से 60 हटा दो, 120 बचा, तो θ2 = 120। तो माइनस, अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, U फाइनल मतलब U 180 माइनस U 60, ये होता है ना पोटेंशियल, ऐसे समझ लो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस माइनस P cos 180 माइनस P cos 60 माइनस P cos 120 माइनस का 1/2 माइनस cos 60 प्लस का 1/2। समझ में आ रहा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो Pe/2 माइनस और माइनस प्लस Pe/2, आंसर इतना वर्क करना पड़ेगा। किसको, एक्सटर्नल फोर्स को। और इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो माइनस करा देना, तो आप बताइए। ठीक है, चलो तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने बेसिक करवा दिए। मॉड्यूल आपको मिल चुका है, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आपको मिल चुका था मॉड्यूल। क्वेश्चंस करें। आज की वीडियो में इतना ही, चैप्टर ये वाला क्लोज हो चुका है। कल वीडियो के संग इसकी न्यूमेरिकल करवाऊंगा और नोट्स वगैरह आज डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो से पहले आप मॉड्यूल के कई सारे क्वेश्चन कर लें और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो पहले मैं वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस का बनाऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।